हे गाइस, क्या हाल है। तो ये वीडियो होने वाली है कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक, जहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्लीट कंप्यूटर बाइंग गाइड। और इसके अंदर हम बात करेंगे एक एक पार्ट के बारे में कि कौन सी गलतियाँ आपको उनको सिलेक्ट करने से पहले नहीं करनी है एंड किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आप कंप्यूटर बाई करने जाते ही हो तब आपको रिकमेंडेशन मिल जाती है स्पेशलिस्ट्स के द्वारा, लेकिन कुछ ऐसे यूज़र भी हैं जो भले ही पहली बार कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो लेकिन उनको पार्ट्स अपनी मर्जी से सिलेक्ट करने हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही मैं 1 लाख के नीचे बजट को टारगेट करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर जाके आपको पार्ट्स को सिलेक्ट करने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। आपको मेनली टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करने होती हैं, लेकिन जब बात बजट की आती है तब गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है गगनदीप सिंह एंड आप देख रहे हो फेनोमेनल टेकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको स्मार्टफोन एंड गैजेट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं और कई बार आउट ऑफ नोवेयर कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी वीडियो आ जाती है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मेक श्योर सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करना मत भूलना। तो हम बिना देरी के पहले कंपोनेंट की बनाते हैं और वो है कैबिनेट। अभी कैबिनेट सेलेक्ट करने से पहले अगर आपका बजट काफ़ी टाइट है एंड आपको इस तरीके का कैबिनेट बाय करना पड़ रहा है, देन आप कोई भी उठा सकते हो। आपको ज़्यादा किसी में भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी कैबिनेट पिक कर सकते हो। और अगर आपका बजट कंप्यूटर के अंदर का अच्छा खासा है एंड आप 4-5 हज़ार तक का कैबिनेट बाय करने वाले हो RGB वाला, देन 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर की ऊपर आती है ग्लास टाइप। अगर आप देखते हो फ्रंट एंड साइड के ऊपर जो ग्लास लगा होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला एक्रेलिक ग्लास एंड दूसरा टेम्पर्ड ग्लास। एक्रेलिक ग्लास ग्लास नहीं होता, एक प्लास्टिक होता है एंड जो टेम्पर्ड ग्लास है वो पूरा का पूरा ग्लास का बना होता है। और आप इसी चीज़ से डिफरेंस समझ सकते हो कि जो एक्रेलिक ग्लास है वो गिरने के बाद टूटता तो नहीं है, लेकिन स्क्रैचेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और वहीं पे टेम्पर्ड ग्लास गिरने के बाद टूट जाता है लेकिन स्क्रैचेस ना के बराबर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक अच्छे कैबिनेट की पहचान उसके टेम्पर्ड ग्लास से ही होती है। तो अगर आपका बजट 5,000 के आसपास का है देन टेम्पर्ड ग्लास ही देखना, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपका बजट काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यानी कि 5,000 से नीचे, और अगर आपको बाकी सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं देन एक्रेलिक ग्लास भी आप पिक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ देख लेना, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है टेम्पर्ड ग्लास ही हो। एंड साथ में सेकंड नंबर के ऊपर चीज़ आती है वो है पोर्ट्स। अभी आपको USB 3.0 जो कि ब्लू कलर के पोर्ट्स होते हैं वो मिनिमम 3 होने चाहिए, ये आपको देखना है। अगर उससे ज़्यादा है देन काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 3 पोर्ट्स USB 3.0 के होने चाहिए। एंड तीसरे नंबर के ऊपर आपको देखना है गुड एयर फ्लो। अगर आपका बजट 5,000 तक का है देन आपको फ्रंट के ऊपर मैश ही देखना है। अगर आपको मैश मिल जाए यानी कि जाली, तो एयर फ्लो काफ़ी अच्छा मिलता है। और साथ ही में अगर आप देखते हो टॉप के ऊपर तो AIO माउंट करने का ऑप्शन मिले और डस्ट फिल्टर भी साथ में होना चाहिए। लेकिन जिनका बजट 5,000 से नीचे है तो वहाँ पे आपको मैच की ऑप्शन काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो आपको मेनली देखना कि एयर फ्लो अच्छा हो और बैक साइड के ऊपर जो फैन है एग्जॉस्ट फैन वो देखने को मिले और फ्रंट के ऊपर ग्लास हो, देन कोई बात नहीं, चल जाएगा। इसके बाद प्रोसेसर की बारी आती है, तो उनमें आपको पहले नंबर के ऊपर देखना है जनरेशन। अगर आप देखते हो i5 को देन आपको 12th जनरेशन या फिर 3rd जनरेशन देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप एक अच्छी खासी प्राइस पे कर रहे हो देन आपको जनरेशन की नॉलेज होनी चाहिए। एंड अगर आप कंप्यूटर बिल्ड करने जाते हो एंड दुकान वाला आपको i5 का प्रोसेसर दे रहा है देन आपको जनरेशन का पता होगा, तो आप इजीली प्राइस को देख सकते हो कि प्राइस जस्टिफाई करता है या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है उसके पास i5 का 11th जनरेशन है लेकिन 12th जनरेशन के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस के अंदर, तो उसके पास अगर पीस नहीं पड़ा तो वो आपको वही पीस चिपकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगी जनरेशन की देन आप इजीली अपने लिए एक बेस्ट कंपोनेंट बाय कर सकते हो, यानी कि बेस्ट प्रोसेसर बाय कर सकते हो। तो 12th जनरेशन या फिर 3rd जनरेशन जब भी बजट के अंदर आता है वो आपको गौर जरूर करनी है। इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर चीज़ आती है वो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक ऑप्शन रहती है, अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं बाय कर रहे, अगर प्रोसेसर के अंदर ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होंगे देन आप इजीली GTA 5 जैसी गेम्स को प्ले कर सकते हो। और अगर आप बाय नहीं कर रहे ग्राफिक कार्ड देन ये जरूर देखना कि इंटीग्रेटेड HD ग्राफिक्स देखने को मिल जाए प्रोसेसर के अंदर। एंड इसके बाद 3rd नंबर के ऊपर मैं आपको एक इजी टिप देता हूँ। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि आप थ्रेड्स चेक करो, कोर चेक करो, आप क्लॉक स्पीड को चेक करो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डीप चले जाएगा। अगर आप उनके ऊपर भी रिसर्च करना चाहते हो देन उनके ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन एक ईजी वे है कि आप बेंचमार्क देख लेना। जो भी प्रोसेसर आपने पिक करा है उसके आपको यूट्यूब के ऊपर कई बेंचमार्क वीडियोस मिल जाएंगी एंड उनको आप दूसरे प्रोसेसर के साथ कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए कि वो प्रोसेसर कितना अच्छा स्टैंड ऑल करता है।
इसके बाद ग्राफिक कार्ड्स की बारी आती है, तो उनमें से पहले नंबर के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छा प्रोसेसर एंड लो क्लास का ग्राफिक कार्ड बाय नहीं करना है। ऐसा मत सोचना कि अगर आप कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो सारा पैसा आप CPU के ऊपर फूंक दो, क्योंकि प्रोसेसर बाय करने के बाद ग्राफिक कार्ड बाय करने के लिए अगर आपके पास रकम नहीं होगी देन वो आपको अच्छा आउटपुट नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। 50,000 का मेरा बजट था और मैंने 20,000 रुपये लगा दिए केवल प्रोसेसर के ऊपर, और ग्राफिक कार्ड कौन सा बाय करा? 2 GB का DDR5 वाला ग्राफिक कार्ड। हाँ, मुझे पता है काफ़ी बड़ा दिमाग है मेरे अंदर, तो आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि बाद में आपके पास काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट बचेगा। क्योंकि ग्राफिक कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको गेमिंग के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। अगर आपके लिए गेमिंग मैटर करती है और अगर आप इक्वली स्पेंड करोगे देन आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप A5 12th जनरेशन या फिर Ryzen 5 3600 जैसा प्रोसेसर पिक कर रहे हो या फिर उसके ऊपर का, देन मिनिमम 4 GB का ग्राफिक कार्ड तो होना चाहिए, वो भी DDR5 वाला। इसके बाद जो सेकंड नंबर के ऊपर चीज़ चेकआउट करनी है वो है DDR टाइप, नॉट VRAM। आपका अगर बजट काफ़ी टाइट है देन आपके पास 2 ऑप्शन आएंगी। पहला 2 GB का ग्राफिक कार्ड जो कि DDR4 या फिर 5 के साथ देखने को मिलता है, और सेकंड ऑप्शन 4 GB का ग्राफिक कार्ड सेम प्राइस के ऊपर, लेकिन उसके अंदर आपको DDR3 देखने को मिलेगी। अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो देन 2 GB का ग्राफिक कार्ड 4 GB वाले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, तो इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि VRAM लेने के चक्कर में आप DDR3 ले लो, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड तीसरे नंबर के ऊपर जो टिप है वो ये है कि वही ग्राफिक कार्ड को बाय करना जो आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने DDR5 बाय कर लिया लेकिन जो सपोर्ट है वो आपको DDR4 की ही देखने को मिलती है। इसके बाद मदरबोर्ड की बारी आती है, तो उनमें आपको पहले नंबर के ऊपर देखना है कि आपको अपनी जो मनी है वो सेव नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स अच्छे बाय करने के चक्कर में आप मदरबोर्ड के अंदर आके कंजूसी कर दो, तो वहाँ पे आपको गड़बड़ी दिखने को मिल सकती है। जो भी आपने पार्ट सेलेक्ट करे हैं उनको देख के आपको थोड़ी सी अपर रेंज का ही मदरबोर्ड लेना है, ताकि आप फ्यूचर के अंदर जब भी अपग्रेड करें तो आपका मदरबोर्ड इजीली कहे कि मैं कैपेबल हूँ, आप अपग्रेड कर सकते हो। तो ऐसा मदरबोर्ड ही पिक करो जो आपको फ्यूचर के अंदर भी बेनिफिट करे। एंड सेकंड नंबर के ऊपर टिप है कि आपको देखना है कि जो भी आपने ग्राफिक कार्ड को पिक करा है वो आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के अंदर भी मैंने ये टिप बोली है, तो सेम जो चीज़ है वो मदरबोर्ड के ऊपर भी अप्लाई होती है, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको देख के आपको मदरबोर्ड को पिक करना है कि जो ग्राफिक कार्ड है जो भी आप ले रहे हो या फिर रैम की जो टाइप ले रहे हो वो मदरबोर्ड सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सभी पार्ट्स जो हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर ही टिके हुए हैं। तो आपको मदरबोर्ड के अंदर आके ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड जो लास्ट के ऊपर टिप आती है, अगर आपका बजट काफ़ी अच्छा है एंड ARGB वाला कैबिनेट यूज़ कर रहे हो देन RGB कंट्रोलर देख लेना। अगर आपको मिलता है तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसके द्वारा फिर आप अपने मदरबोर्ड के द्वारा ही RGB को कंट्रोल कर सकते हो, कोई बटन की झंझट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड उसके लिए आपको ये भी देखना है कि आपका जो कैबिनेट है वो भी सपोर्ट करना चाहिए ARGB को मदरबोर्ड के साथ, तभी वो सिंक कर पाएगा। तो ARGB कंट्रोलर अगर आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर आप कैबिनेट को अपग्रेड भी करते हो एंड उसके अंदर अगर आपको वो फीचर मिले तो फिर आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब रैम की बारी आती है, तो रैम के अंदर पहले नंबर के ऊपर आपको देखना है कि आपको क्वांटिटी के ऊपर नहीं क्वालिटी के ऊपर जाना है। जैसे कि 16 GB की रैम अगर आप यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर DDR3 मिलता है और जो मेगाहर्ट्ज़ है वो भी काफ़ी कम है, तो वो उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप अपनी मनी स्पेंड करते हो 8 GB रैम के ऊपर जहाँ पे आपको मिलती है DDR4 एंड साथ में 32 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड देखने को मिलती है, तो वो 16 GB से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि आपको जो मेगाहर्ट्ज़ है वो ज़्यादा मिलता है एंड जो रैम टाइप है वो लेटेस्ट मिल जाता है। एंड अगर आपका बजट अलाउ करे एंड अगर आपका मदरबोर्ड भी सपोर्ट करता है देन DDR5 को चेकआउट करना, नहीं तो DDR4 तो कंपलसरी है, वो आपको चेकआउट करना ही है। और अगर आप एक पोटैटो PC बिल्ड कर रहे हो, पोटैटो मीन्स नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा, जिनका बजट काफ़ी टाइट होता है और उनको जो कंप्यूटर है वो एक नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए, तो उस केस के अंदर आपका बजट के अंदर जो भी रैम देखने को मिलती है वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद अगर वाटर कूलिंग की भी बात करें तो वो उतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती, बट दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो अगर आपका बजट जाता है वहाँ तक देन गो फॉर इट, आप जा सकते हो। बट अगर आपको कूलिंग ज़्यादा मैटर करती है देन आपको वाटर कूलिंग की बजाय एक कस्टम CPU कूलर के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, जो कि आपको एक अच्छी वैल्यू एंड साथ में जो टेम्परेचर है वहाँ पे मेजर डिफरेंस दिखने को मिलता है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी CPU कूलर वर्सेस स्टॉक कूलर, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है।
इसके बाद अगर लास्ट के अंदर पावर सप्लाई की बात करें तो ये भी पार्ट एक ऐसा है जहाँ पे मनी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी एक मेजर पार्ट के अंदर ही आता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपने कंपोनेंट सेलेक्ट करे हैं उनको आप नोट करो एंड दुकान के अंदर जाके आप इजीली किसी भी से भी रिकमेंडेशन ले सकते हो कि कौन सी पावर सप्लाई आपके जो कस्टम कंप्यूटर है उनके लिए बेटर रहेगी। क्योंकि ये वीडियो मैं किसी एक कंप्यूटर बिल्ड के ऊपर नहीं बना रहा, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतनी वॉट की लो, इतनी वॉट की लो, या फिर अगर आपका बजट इतना है तो इतनी वॉट की अच्छी रहेगी। आप एक स्पेशलिस्ट के ऊपर ही ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छी नॉलेज है देन आप कोई सी भी पिक कर लो, आपके सामने चार्ट देखने को मिलता है, इतनी तरह की आपको जो पावर सप्लाई है वो मिल जाती हैं और जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे इनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। एंड कंप्यूटर के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली है, और भी बहुत सारे तरह तरह के मिलते हैं, जैसे कि आपको जो ब्लूटूथ है वो मिल जाते हैं एंड वाईफाई, वो सब की आपको ज़्यादा चिंता करने की नीड नहीं है। जो भी आपको अच्छा मिलता है अच्छी प्राइस के ऊपर वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।